गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हम पोइट्री सीरीज अपनी कर रहे हैं, इसमें हम अपने दो राइटर को कवर कर चुके हैं, विलियम शेक्सपियर एंड जॉन मिल्टन को। इनके दो वर्क थे। पोइट्री सेक्शन में दो सोनेट थे विलियम शेक्सपियर के, वो हमने कवर कर लिया, और मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट और ऑन हिज ब्लाइंडनेस था, उसको भी हमने कवर कर लिया है, वीडियोस पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि उसी एक ही वीडियो में आपको हर चीज कवर कराई गई है, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो, चाहे फिगर ऑफ स्पीच है, चाहे आंसर राइटिंग है, प्री का क्वेश्चंस है, सब कुछ एवरीथिंग जो भी हो सकता है वो कवर कराया गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि राइटर से रिलेटेड चीजें, तो राइटर से रिलेटेड चीजों के लिए मैंने पहले ही बताया है कि मैं आपको एक सेपरेट पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराऊंगी, जहां पर मैं आपको हर एक राइटर का, लगभग आपके 70 से 72 75 राइटर हैं जितने भी हैं, सबकी जो बायोग्राफी है वो जो है कंप्लीट कराऊंगी एक अलग प्लेलिस्ट में। इसीलिए मैं इनके साथ में राइटर्स को लेकर नहीं चल रही हूँ। तो आई होप क्लियर होगा। और आज हम करने वाले हैं जॉन डन जी को, और इनका जो वर्क है वो हमारे यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब्ड है वो कौन सा है, कैनोनाइजेशन है। कैनोनाइजेशन मीन्स होता क्या है पहले इसे समझ लेते हैं। तो कैनोनाइजेशन मीन्स होता है संत, ठीक, यानी संत बनने की प्रोसेस। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं अपनी पोइट्री के माध्यम से, ये बताना चाह रहे हैं कि मैं और मेरी बिलव्ड, जो हमारा प्यार है, जो हमारा लव है, वो प्लेटोनिक लव है, वो फिजिकल लव से कहीं बियॉन्ड है, कहीं दूर है, कहीं अलग है, और हमारे लव में इतनी ताकत है जिसकी वजह से हमें क्या है, प्यार का संत मान लेना चाहिए। ठीक, तो आगे बाकी आप पूरी जो जब पूरा इनका वर्क पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्लाइड नंबर 1 पे। स्लाइड नंबर 1 जो है वो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती है कि टाइटल इसका क्या है, द कैनोनाइजेशन। ऑथर कौन है, जॉन डन है। रिटन डेट की अगर बात करें तो रिटन डेट जो है वो इसकी अराउंड 1595 से लेकर 1600 के बीच में मानी जाती है। यानी आप ये देख लीजिए, इसके एग्जैक्ट कोई रिटन डेट नहीं है, लेकिन हाँ इसकी जो है वो पब्लिश डेट है। तो आप अगेन देखेंगे कि जो इसकी पब्लिश डेट है वो क्या है, पोस्टुमसली है। मैंने आपको बताया है कई बार कि एनोनिमसली क्या होता है और पोस्टुमसली क्या होता है। इससे पहले भी मैंने जस्ट आपको जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था। तो आप मुझे जो भी मैं होमवर्क देती हूँ, आप मुझे रिप्लाई नहीं करते हो, आप वीडियोस को लाइक करते हो, आप सब्सक्राइब भी करते हो, ये सारे काम आप करते हो, लेकिन होमवर्क भी किया कीजिए। उससे क्या होगा, जब आप होमवर्क करोगे ना तो ऐसा लगेगा आपको कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इस चीज में, और आपकी जो एक्टिव लर्निंग हो जाएगी। तो उस चीज को जब भी आप इस वीडियो को देखा कीजिए तो नीचे मुझे रिप्लाई जरूर किया कीजिए कमेंट्स में। तो पिछले वीडियोस का भी कीजिएगा। और इसका आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि पोस्टुमसली मीन्स क्या होता है और एनोनिमसली मीन्स क्या होता है। दोनों मैं बता चुकी हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। ठीक, तो ये कब हुआ था, पब्लिश 1633 में पब्लिश हुआ था, इन पोएम्स बाय डीजे विथ एलिजी ऑन द ऑथर्स डेथ। ठीक, इस कलेक्शन में इनका ये जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था पोस्टुमसली 1633 में। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारी इसके बारे में, पोएम के फॉर्म के बारे में। तो इसे आप क्या लिरिक पोम बोल सकते हैं, और ऑल्सो फंक्शन एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, क्योंकि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरीके से भी ये क्या करती है, वर्क करती है। और ये मेटाफिजिकल पोएट्री है। इसमें बहुत सारे, क्यों मेटाफिजिकल पोएट्री है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आप देखोगे कंसीट का यूज किया गया है। एंड नाउ व्हाट इज कंसीट, तो कंसीट क्या है, एक तरह का कंपैरिजन होता है। जैसे आपकी सिमली है, जैसे आपका मेटाफर है, उसी तरह से ये भी होता है। लेकिन हाँ, डिफरेंस ये है कि इसमें जो आपका दिखाया जाता है कंपैरिजन, वो इतना ज्यादा दिखाया जाता है, एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है मेटाफर की। और जो सिमली है उसमें कंपैरिजन जो आपके छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो आपका कंसीट है इसमें कंपैरिजन आपका बहुत लंबा चौड़ा होता है, कंपैरिजन किया ही जा रहा होता है। तो वो क्या होता है, आपका कंसीट होता है। ठीक, और इसमें ये जिस चीज से कंपैरिजन करते हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। आगे आप देखिएगा कैसे, जैसे लवर्स को कई बार पक्षियों से, कीट मकोड़ों से, और ये जो आपका मैथमेटिक्स में आपने सर्कल बनाने के लिए यूज करते होंगे आप, लंगड़ा प्रकार क्या बोलते हैं उसको, उससे कंपेयर करते हैं। तो इस तरह की चीजों से यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है। तो ये किस तरह की पोएट्री है, मेटाफिजिकल पोएट्री है। अगर बात करें इसमें मीटर की, तो मोस्टली इसमें आइएमिक पेंटामीटर यूज हुआ है, लेकिन आगे आप
जब डिटेल में आओगे तो मैं आपको बताऊंगी। इसमें 3 तरह के मीटर यूज हुए हैं, जो लाइंस जो हैं अलग अलग मीटर में हैं। जैसे 1 नंबर लाइन, 3 नंबर लाइन एंड आपकी फिर 5 नंबर लाइन, ये अलग मीटर में है। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये अलग मीटर में है, और लास्ट की लाइन अलग मीटर में है। तो वो सब कुछ आपको डिटेल से पता चलने वाला है। अगर बात करें तो इसमें टोटल जो है वो कितने स्ट्रेंजा है, 5 स्ट्रेंजा है। ठीक है, कितने स्ट्रेंजा है, 5 स्ट्रेंजा है। और हर स्ट्रेंजा में कितनी लाइंस है, ठीक, हर स्ट्रेंजा में कितनी लाइंस है, तो 9 लाइंस है। कितनी लाइंस है, 9 लाइंस है। बिल्कुल क्लियर हो जाइए, 5 स्ट्रेंजा है, 9 लाइंस ईच है। अगर बात करें राइम स्कीम की, तो इसकी राइम स्कीम है ABBA CCC DD। तो बहुत ही सिंपल है, आराम से याद हो जाएगी। पहले तो आपने अब्बा याद करना है, ABBA, राइट, फिर CCC और DD। ठीक, ये इसकी राइम स्कीम हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने पोम पे, जिसको कि हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको मैं आपको जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड होगा वो समझा दूंगी। वैसे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका जिसे कहते हैं थीम भी है, सब्जेक्ट भी है, लव पे बेस्ड है, तो ऑब्वियसली समझ में आने वाली है आप लोगों को। तो आइए चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं। स्ट्रेंजा नंबर 1 देखते हैं। 5 स्ट्रेंजाज है, मैंने पहले ही बताया है। तो आइए स्ट्रेंजा नंबर 1 को क्लियर करते हैं। For God's sake, hold your tongue and let me love, or child my palsy or my gout, my 5 grey hairs or ruined future flout, with wealth your estate, your mind with arts improve, take you a course, get you a place, observe his honor or his grace, or the king's real or his stamped face, contemplate what you will approve, so you will let me love। अब यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं for God sake, ईश्वर के लिए। God sake मतलब हम कहते नहीं है God sake यार, तो for God sake, ईश्वर के लिए, hold your tongue, अपनी टंग को, अपनी जबान को एक लगाम दीजिए, चुप रहिए, बस करिए, बहुत आपने बोल दिया। For God sake, hold your tongue, अपनी जबान को क्या करिए, रोकिए, and let me love, मुझे प्यार करने दीजिए। और चाइल्ड माई पैलेसी, अगर आपको बोलना है तो आप मेरे पैलेसी पे, टेढ़े मेढ़े चलने पर, लकवेपन पर आप बोल सकते हैं। और माई गाउट, या फिर मुझे जो गठिया है, मुझे जो गाउट की बीमारी है, आप इस पर बोल सकते हैं। माई 5 ग्रे हेयर्स, या फिर ये जो मेरे 5 ग्रे हेयर हो रखे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है 5 ग्रे हेयर से यहाँ मतलब है उनकी एज से, कि मेरी जो एज जो है वो थोड़ी मेच्योर हो चुकी है, यानी कि अब मैं बिल्कुल नवयुवक नहीं रहा। तो आप मेरी एज पर भी बोल सकते हो। और ruined fortune फ्लॉट, या फिर आप मेरे भाग्य पे बोल सकते हो, जो भी मेरा इस समय स्टेट है, मेरी जो स्थिति है, आप उस पर बोल सकते हो। योर माइंड, आप इन चीजों पर बोल सकते हैं। या फिर आप क्या करिए, अगर आपको इन चीजों पर नहीं बोलना है तो कृपया चुप रहिए, लेकिन मेरे लव के बारे में मत बोलिए। एंड लेट मी लव, मुझे प्यार करने दीजिए। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप सुनो क्या करो। योर माइंड विथ आर्ट इम्प्रूव, क्यों नहीं जाते तुम अपना काम करते हो और अपने दिमाग, अपने अंदर कोई स्किल ले आओ। आर्ट का मतलब क्या है, स्किल। क्यों नहीं अपनी किसी स्किल पर काम करते, कोई इम्प्रूवमेंट ले आओ। या फिर टेक अ कोर्स, या तो कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। गेट यू अ प्लेस, जाकर कुछ जॉब करो, कुछ चीजें करो। अगर आपको ये भी नहीं करना, ना कोई कोर्स लेना है, ना कोई अपनी स्किल सुधारनी है, तो आप जा करके ऑब्जर्व हिज ऑनर, किसके ऑनर की बात कर रहे हैं, किंग के ऑनर की बात कर रहे हैं, और हिज ग्रेस, या फिर उसके स्थान की। अगर आपको भैया अपनी लाइफ में नहीं कुछ करना तो आप एटलीस्ट जाओ, देखो राजा कैसे रहता है, क्या उसका ओहदा है, किस तरीके से उसका ऑनर है, क्या उसका प्लेस है, आप उसको ऑब्जर्व करो। और द किंग्स रियल, या रियल किंग को आप देखो, उसको समझो, वो किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहता है, क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसका ऑनर है, इन चीजों को देखो। अगर ये भी नहीं कर सकते, और हिज स्टैम्प्ड फेस, या फिर आप उसके स्टैम्प्ड फेस को देख लीजिए। नाउ यहाँ पर स्टैम्प्ड फेस क्या है, स्टैम्प्ड फेस उसे बोलते हैं, पहले के आपने कॉइन्स देखे होंगे, अभी भी कहीं ना कहीं आपको मम्मा या किसी के पास रखे हुए ओल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे, तो आप उसमें देखोगे कि किंग या क्वीन जो भी उस समय रूल करता था, उनके क्या है, फेस जो है वो बने हुए होते थे। जैसे अभी हमारी नोट आती है तो उस पर गांधी जी का फेस बना हुआ रहता है, ठीक उसी तरह क्या है, वहां पर जो है जो भी किंग या क्वीन होते थे उनके फेस जो है वो छाप दिए जाते थे। तो वही वो कह रहे हैं, अगर भैया तुम्हें रियल किंग को भी नहीं देखना, उसे भी नहीं समझना, तो उसके स्टैम्प्ड फेस को देख लो, यानी कॉइन पे जो उसका फेस बना है उसको देख लो।
वॉट यू विल अप्रूव सो लेट मी लिव। तुम्हें जो भी करना है करो अपनी लाइफ में, तुम्हें जो भी ठीक लगता है वो करो, लेकिन मुझे बख्श दो, लेट मी लव, मुझे प्यार करने दो। तो ये था ऑल अबाउट स्टैंजा नंबर 1। इसको अगर आप एक लाइन में कहना चाहो, इन सिंपल 1 लाइन अगर आप कहना चाहो, तो वो यही कहना चाह रहे हैं, जैसे हमारा अभी नॉर्मली मान लीजिए हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, या हम लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग हमें ताने मार रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, तुम्हें मेरे बीच में घुसने की क्या जरूरत है, अपना काम करो ना। हम बोलते नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दो ना, देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या वैल्यू है, ये सब चीज करो, जाके कुछ करो लाइफ में, मेरे ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो। तो एज इट इज वो भी यही कह रहे हैं इस स्ट्रेंजा में कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी स्किल्स को संवारिए, अगर आपको जो भी करना है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आए वो करिए, बस मुझे बख्श दीजिए। तो ये वाला जो पूरा आपका जिसे बोलते हैं स्ट्रेंजा है, ये आप उन लोगों को डेडिकेट कर सकते हो जो लोग आपकी लाइफ में बहुत चपड़ चपड़ करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्ट्रेंजा नंबर 2 देखते हैं। तो वो यही कह रहे हैं, भैया अपने पे ध्यान दो, मेरे पीछे मत पड़ो। आगे देखिए स्ट्रेंजा नंबर 2 क्या है, अलास अलास हु इंजर्ड माई लव। ओह, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि मेरे प्यार से किसे नुकसान हो गया, किसे इंजरी हो गई, कौन इंजर्ड हो गया, किसे तकलीफ हो गई मेरे प्यार करने से। What merchant ship have my signs drawn, या फिर मेरी जो आहें हैं, जो मैं प्यार में अपनी बिलव्ड के लिए आहें भरता हूं, मेरी उन आहों से कौन से मर्चेंट्स के शिप डूब गए हैं। Who says my tears have overflown his ground, या फिर अगर बात करें तो मेरे आंसू से, ठीक, हु सेज कौन कहता है कि मैंने जो आंसू बहाए हैं प्रेम में, उन आंसुओं से किसकी जमीन जायदाद डूब गई भैया, किसका घर डूब गया, किसकी जमीन डूब गई, ठीक, हिज ग्राउंड डूब गई। When did my cold a forward spring remove, या फिर मुझे जो कोल्ड है, मेरे जो सर्दी जुकाम है, उससे कौन सी स्प्रिंग जो है वो रिमूव हो गई, बसंत आई नहीं, चली गई, छूट गई, ऐसा कुछ भी हुआ क्या? क्या मेरे प्यार से कोई जख्मी हो गया? क्या मेरे आहें भरने से किसी की जहाज शिप डूब गई? या फिर मेरे आंसुओं से किसी की जमीन जायदाद चली गई? या फिर भैया मेरे जुकाम से स्प्रिंग ही लौट गई, रुक गई? क्या ऐसा हुआ? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। When did the heats which my veins fill add one more to the plague will। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये जो वेन फिल है मतलब आपकी जो वेन्स मतलब नसें, तो वो बात कर रहे हैं अपनी नसों की। और वेन फिल में क्या होता है, आपकी वेन्स में क्या होता है, खून। यानी वो ये कह रहे हैं मेरे वेन्स में जो खून है, उस खून की गर्माहट से कौन एक मर गया जो प्लेग की लिस्ट में और शामिल हो गया। उस समय प्लेग जो है वो था, तो वही वो कह रहे हैं कि प्लेग से मरने वालों की जो लिस्ट थी, क्या उस लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया क्या? मेरे प्यार की गर्मी से, मेरे जो खून में जो गर्मी है, क्या उससे एक और मौत हो गई? ऐसा तो नहीं हुआ। सोल्जर्स फाइंड वॉर्स, जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, उनका पैशन क्या है? युद्ध करना, ठीक है, तो उन्हें वॉर्स तो मिल रहे हैं, सैनिक जो है वो युद्ध कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है युद्ध रुक गए। एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन विच क्वारल्स मूव। वो कह रहे हैं, और जो लॉयर्स हैं और जो वकील हैं वो क्या कर रहे हैं, लिटिजियस मैन यानी झगड़ालू लोगों को वो पा तो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब उन्हें झगड़ालू लोग नहीं मिल रहे, कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और अपने केस के लिए लॉयर्स के पास नहीं आ रहे कि हाँ भाई आप मेरा केस लड़ लीजिए। तो ऐसा भी तो नहीं हो रहा, झगड़ालू लोग अभी भी हैं और वकीलों को केस तो अभी भी मिल रहे हैं और सोल्जर्स को वॉर्स भी मिल रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, मेरी वजह से हो क्या क्या जो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, हमारे बारे में इतना बोले जा रहे हो, मेरे ऊपर इतनी टिप्पणियां किया जा रहे हो, क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं है करने के लिए? अपनी लाइफ में ध्यान दो ना। दो शी एंड आई डू लव, फिर भी मैं और वो, हम दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्यार करते हैं। तो ये था आपका स्टैंजा नंबर 2 ऑल अबाउट। इसमें फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने यही देखे सीधे सीधे यही कहा कि भैया अपना काम करो, मेरे पचड़े में मत पड़ो, अपना देखो तुम्हें क्या करना है। और दूसरे वाले में उन्होंने यही कहा कि मेरा जो प्रेम है, क्या उससे समाज का कोई भारी नुकसान हो गया है, जो तुम अपना सारा काम धंधा छोड़ के, अपने ऊपर ध्यान देना छोड़कर दिन भर मेरे बारे में ही चर्चा करते रहते हो, मेरे बारे में बातें करते रहते हो, क्रिटिसाइज करते रहते हो। मैं एक सब्जेक्ट बन चुका हूं तुम लोगों के लिए बात करने का। तो ऐसा कुछ हुआ क्या समाज में मेरी वजह से? गलत नहीं हुआ ना। तो फिर मैं और मेरी जो प्रेमिका है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये था आपका सेकंड। और अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में वो कह रहे हैं, कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड
सच बाय लव। तुम्हें जो कहना है कहो, कॉल अस व्हाट यू विल। तुम्हें जो भी कहना है तुम कहो और कहोगे। वी आर मेड सच बाय लव, लेकिन हम क्या हैं, हम प्यार से बने हुए हैं। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई। तुम मुझे एक और उसे दूसरा, मतलब तुम उसे एक और मुझे दूसरा कीड़ा कह सकते हो। फ्लाई मतलब क्या है, कीड़ा। तुम मुझे एक कीड़ा कह लो, उसे दूसरा कीड़ा कह लो, ठीक। ये वो कहना चाह रहे हैं। कॉल हर वन, उसे एक, मी अनदर, मुझे दूसरा, फ्लाई कीड़ा कह लो। फेयर टैपर्स टू एंड एट आवर ओन कास्ट डाई। जैसे कि जो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका टैपर्स है इसका मतलब होता है मोमबत्ती, ठीक है, टैपर्स। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव। तो ईगल मीन्स आपका क्या होता है, बाज, और डव मीन्स क्या होता है, कबूतर, राइट। ये सब चीजें तो आपको पता ही होंगी। उसके बाद फोनिक्स, आगे बात करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि भैया तुम्हें जो कहना है तुम कहोगे, तुम कह लो। हम किस चीज के बने हैं, हम प्यार के बने हुए हैं। अब वो बता रहे हैं अपने बारे में कि हम दोनों किस चीज के बने हैं, प्यार से बने हुए हैं। तुम उसे एक और मुझे एक कीड़ा कह सकते हो, फ्लाई कह सकते हो। और हम कैसे हैं, मोमबत्ती की तरह हैं। जैसे मोमबत्ती है, आप उसे जलाते हो तो वो खुद ही अपने आप को पिघलाती जाती है और रोशनी देती है। तो बिल्कुल उसी तरह हम भी मोमबत्ती की तरह एक दूसरे में ही पिघल रहे हैं, ठीक। एट आवर ओन कास्ट डाई। इसी तरह अपने में ही जो है, अपनी ही लौ में क्या करते हैं, मरते हैं। जिस तरह से मोमबत्ती जो है वो अपने ही जलकर मर जाती है, जलकर खत्म हो जाती है, उसी तरह हम भी एक दूसरे में ही क्या करते हैं, मरते हैं। एंड वी इन फाइंड द ईगल एंड द डव। अगर आप जो है क्या कहते हैं, डव की तरह, या आप हमारे अंदर ईगल और डव दोनों की क्वालिटी, दोनों को फाइंड कर सकते हैं। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल। किसको पा सकते हैं, बाज को, ठीक, और कबूतर को। द फोनिक्स रिडल हैथ मोर वेट बाय अस, वी टू बीइंग वन आर इट। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फिनिक्स है, आप फिनिक्स की जो स्टोरी है, अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो आप उसको हमारे प्यार के जरिए समझ सकते हैं। क्योंकि जो फिनिक्स है वो क्या करती है, अपने से ही जलकर खत्म हो जाती है, मर जाती है, और वो फिर अपनी ही राख से उत्पन्न हो जाती है, बन जाती है, फिर से वो जीवित हो जाती है। तो वही वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल किसकी तरह हैं, फिनिक्स की तरह हैं। आप फिनिक्स की तरह हमारी स्टोरी को, जैसे फिनिक्स की स्टोरी है, उसको आप हमारे थ्रू, हमारे प्यार के थ्रू क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड बाय अस वी टू बीइंग वन, और हम दोनों क्या हैं, बिल्कुल एक हो गए हैं, एक हैं। जैसे फिनिक्स है, खुद ही मरकर खुद ही जीवित हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से हम भी हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। और हम दोनों क्या हो गए हैं, अब हम बॉय गर्ल या फिर फीमेल और मेल नहीं रह गए हैं। अब दोनों हम एक ही सेक्स हो गए हैं, यानी कि हम दोनों एक ही हो गए हैं। अब हम न्यूट्रल हो गए हैं, हम कोई एक नहीं रह गए हैं। यहाँ पर वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो लव है वो एक प्लेटोनिक लव है, जो फिजिकल थिंग से परे है। आगे आप देखोगे वो बताएंगे, वो यही कह रहे हैं कि इन सारी चीजों से ऊपर उठकर है। मेरा प्यार जो है वो फिनिक्स के तरीके से है, हम दोनों का प्यार, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल एक हो चुके हैं। हमारे कोई भी अब अलग अलग जेंडर ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल न्यूट्रल थिंग की तरह हो चुके हैं, ठीक। ये देखिए लिखा है ना उन्होंने, बोथ सेक्सेस फिट। फिर देखिए वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। वो यही कह रहे हैं कि हम जो है साथ में मरते हैं, और राइज द सेम, और साथ ही क्या होते हैं, जीवित उठते हैं। एंड प्रूव, और हम क्या प्रूव करते हैं, ये जो लव है, इस अपने लव के द्वारा, ये जो मिस्ट्री है, ये जो रहस्य है, किसका, फिनिक्स का जो रहस्य है कि वो कैसे मरकर फिर से खुद ही राख से कैसे वो जिंदा हो पड़ती है, इस चीज को हम जो है वो अपने प्यार से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो ये था आपका स्टैंजा नंबर 3 में, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यही वो कह रहे हैं, इसमें यही कह रहे हैं। अब तीसरे स्टैंजा में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि हम किसकी तरह हैं। वो अपनी और अपनी बिलव्ड की जो है वो तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस किस चीज से कर रहे हैं, मोमबत्ती से कर रहे हैं क्या, कोई अपनी बिलव्ड की या अपनी तुलना इन चीजों से करता है। जनरली लोग कैसे तुलना करते हैं,
चांद सी सुंदर हो, है ना, फूल जैसा, कुछ ऐसा कंपैरिजन लिया जाता है जनरल पोएट्री में। लेकिन जो कंसीट पोएट्री होती है वहां पर इसी तरह के चीजों का यूज किया जाता है। जैसे टेम्पर देखिए, मोमबत्ती का यूज किया गया है, फ्लाई का यूज किया गया है, कीट मकोड़े का, ईगल और डव का यूज किया गया है, फोनिक्स का यूज किया गया है। ठीक, ये सारी चीजों का यूज करके बताया गया है कि जैसे फोनिक्स का लव भी एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है, बिल्कुल उसी तरह हमारा भी प्यार क्या है, मिस्टीरियस है। ठीक, हमारा भी प्यार जो है वो क्या है, बिल्कुल मिस्टीरियस है। तो यहाँ पर थर्ड स्टैंजा में उन्होंने अपने लव के बारे में बताया है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैंजा नंबर जो 4 है उसको देखते हैं। We can die by it if not live by love। हम अगर प्यार से जिंदा नहीं रह सकते, अगर हम प्यार से जिंदा नहीं रह सकते, if not live by love, तो हम मर तो सकते हैं। And if unfit for Toms and here see our legend be। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम टॉम के लिए, ऐसा नहीं है कि हम मर जाएं, आप हमें इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा दें हमारे मरने पर कि हमारे लिए टॉम बनवाएं, या फिर यह से मतलब होता है महान शव यात्रा। ठीक, जैसे बहुत बड़े लोग या बड़े संत जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बहुत राजशाही शव यात्रा निकलती है। तो वही वो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं, अगर आपको लगता है कि हम इसके लिए फिट नहीं है कि हमारे लिए कोई बहुत अच्छी शव यात्रा निकाली जाए या फिर हमारे टॉम बनवाए जाए, हम इस तरह के लेजेंड हैं, तो हम अगर इस चीज के लिए फिट नहीं है तो इट विल बी फिट फॉर वर्ड्स। तो हम दोनों कविता के लिए तो फिट हैं। तो and if no piece of chronicle we prove we built in sonnets प्रीटी रूम्स। वो कह रहे हैं कि चलो भैया ठीक है, हम अगर प्यार में जिंदा नहीं रह सकते तो हम प्यार में मर तो सकते हैं। हम इतने महान नहीं है कि आप हमारे लिए टॉम बनवा दीजिए, हमारे लिए शव यात्रा करवा दीजिए, तो हम कविता के लिए तो फिट हैं। हम, या इसका मतलब ये है कि हम कविता में तो अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, और उन्होंने जिंदा रख भी दिया। आज देखिए इतने समय के बाद भी आज हम उनकी पोएट्री को पढ़ रहे हैं, उनको जान रहे हैं, उनके थ्रू उनके बिलव्ड को जान रहे हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने सच में अपने और अपने प्यार को कैनोनाइज कर दिया है, संत बना दिया है। और यही वो उस पोएम के माध्यम से कहना चाह रहे थे, यही उनका मेन एम था। वो यही कह रहे हैं कि अगर आप ये सब नहीं कर सकते, हमारे लिए टॉम्स और शव यात्रा नहीं निकाल सकते, तो हम भैया वर्सेस के लिए, कविताओं के लिए फिट हैं। और अगर आप हमारा कोई जगह, क्रॉनिकल्स मतलब इतिहास, यानी इतिहास में अगर हमारी कोई जगह नहीं हो सकती, इतिहास के पन्नों में अगर हमें कोई स्थान नहीं मिल सकता, तो वी विल बिल्ट इन सोनेट्स प्रीटी रूम। तो हम एक सोनेट का प्रीटी रूम बना तो सकते हैं। और ये देखिए उन्होंने सोनेट का प्रीटी रूम बना लिया। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर हमारे लिए ये सब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं अपनी पोएट्री के थ्रू, अपने सोनेट्स के थ्रू इसे क्या कर सकता हूँ, जिंदा रख सकता हूँ, और हम कैनोनाइज हो सकते हैं। as well a well wrought urn becomes the greatest ashes as half acre tomb, and by these hymns and shall approve us canonized for love। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, हम कहाँ थे, हाँ आगे वो कह रहे हैं ये अर्न मतलब क्या होता है, आप लिखिए। ये इसका मतलब होता है कलश। आपने अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो O2 ग्रेशियन अर्न आपको पढ़ना है। किसका, कीट्स का। तो O2 ग्रेशियन अर्न में जो है आपको समझ में आएगा कि अर्न को ही पूरी कैसे उन्होंने पोएम जो है वो डेडिकेट की है, उसके बारे में पूरा बताया। तो उसी अर्न के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि अगर हम भैया इस तरह से, कि इस तरह भी अनफिट है, बिल्कुल फिट नहीं है कि हमारे लिए एक सुंदर कलश हो और उसमें हमारी अस्थियां हो, ऐसा नहीं है। और हमारे लिए जो है वो टोम्स नहीं बनवाया जा सकते, हमारे लिए भजन नहीं गाया जा सकता, हिम्स नहीं गा सकते। तो ऑल शैल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव। तो हम कैसे संत बन जाएंगे, हम अपनी कविताओं में, अपने प्यार में ही संत बन जाएंगे। हमें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, ना ही हमें टॉम की जरूरत है, ना शव यात्रा की जरूरत है, ना ही हमें उस कलश की जरूरत है, उस अर्न की जरूरत है जिसमें जो है वो राख रखी जाती है। जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको
क्या करते हैं, जलाने के बाद उसका जो राख होती है वो रख कर उस कलश में प्रवाहित करते हैं ना, तो वही वो कह रहे हैं कि हम उसके भी योग्य नहीं है। तो भैया हम किस लिए हैं, हम अपनी पोएट्री के थ्रू जीवित रह सकते हैं, कैनोनाइज हो सकते हैं, संत बन सकते हैं, हम एक सोनेट प्रिटी, जो सोनेट का प्रिटी रूम है उसमें तो रह सकते हैं, और हम इस तरह से हमने अपने प्यार को क्या कर लिया है, कैनोनाइज कर लिया है। तो क्लियर होगा आई होप आपको ये स्टैंजा नंबर 4। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंजा नंबर 1 में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अपना काम करो भैया। स्टैंजा नंबर 2 में उन्होंने क्वेश्चन किया है, बहुत सारे रिटोरिकल क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा है कि भैया कौन, मेरी वजह से समाज में क्या क्या हो जा रहा है, क्या क्या क्षति हो जा रही है। फिर तीसरे वाले स्टैंजा में उन्होंने बहुत सारे कंसीट का यूज करके अपनी बिलव्ड का क्या है कंपैरिजन करके दिखाया है। फोर्थ स्टैंजा में उन्होंने ये बताया है कि अगर आप हमें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दे सकते, इन सारी जगहों पे जहां जहां पर जो महान लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो उन्हें इन सारी जगहों पे जगह मिलती है, इतिहास में जगह मिलती है, अर्न में जगह मिलती है, उनके लिए टॉम बनाए जाते हैं, महान शव यात्रा निकाली जाती है। तो ये सब में अगर हमें जगह नहीं मिल सकती तो हमें पोएट्री के द्वारा हमारे प्यार को कैनोनाइज किया जा सकता है ना। तो वही हो गया, वही इन्होंने कर लिया है और ये सफल भी हैं इस चीज में। तो लास्ट स्टैंजा नंबर 5 देखते हैं। स्टैंजा नंबर 5 है क्या, स्टैंजा नंबर 5 देखते हैं। एंड दस इन्वोक अस, वो ये अब कहना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रेम है वो इतना महान है, इतना महान बन चुका है, कैनोनाइज हो चुका है। तो अब जो हमें लोग याद करेंगे वो किस तरीके से याद करेंगे, तो वो यही कह रहे हैं कि लोग अब हमारी प्रार्थना करेंगे। ठीक, कैसे प्रार्थना करेंगे आगे उन्होंने बताया है, क्योंकि अब वो क्या हो चुके हैं, उनका प्रेम जो है वो अमर हो चुका है, कैनोनाइज हो चुका है। किसके माध्यम से, सोनेट और पोएट्री के माध्यम से, क्योंकि और जगह तो समाज ने उन्हें जगह दी नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी जगह कहाँ बनाई, अपनी पोएट्री में, अपने सोनेट्स में बनाई, और उन्होंने अपने आप को संत की तरह बना लिया। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे हम संतों की पूजा करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह वो कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, हमारी प्रार्थना करेंगी, हमें इन्वोक करेंगी और क्या कहेंगी, यू मतलब वो दोनों, कौन, जॉन डन और उनकी जो बिलव्ड है वो, इस तरह से उनके लिए कहेंगे कि तुम whom renewed love made one another's hermit, तुम्हारा जो प्यार है एक दूसरे के लिए, जो पवित्र प्रेम है, तुमने एक दूसरे के प्रेम में ये जो आश्रम बनाया है अपने लिए, ठीक, हर्मिटेज मतलब आश्रम, तुमने अपने दोनों एक दूसरे के प्रेम में ये जो हर्मिटेज, ये जो आश्रम बनाया है। और फिर देखिए, तुम, यू, टू whom love was peace, जिसके लिए प्यार एक शांति था, दैट नाउ रेज, अब जो है वो क्या बन चला है, युद्ध बन चला है, युद्ध हो गया है। हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आईज, फिर वो कह रहे हैं कि संसार की, तुम वो हो जिसने संसार की सारी आत्माओं को, वर्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट, संसार की सारी आत्माओं को समा लिया है। कहाँ समाया है, इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आईज, अपनी आंखों की शीशे में, यानी अपनी आंखों में, अपनी आंखों के उजाले में, अपनी आंखों के शीशे में तुमने क्या किया है, सारी दुनिया की ये जो आत्माएं हैं उसमें समा लिया है। सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइसेस दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज countries, towns, courts, beg from above a pattern of your love, ऐसे आईने, जो आईने भी थे, ठीक, so made such mirrors, कैसे मिरर्स, जो मिरर्स भी थे, and such spices, यानी जो जासूस भी थे, क्या, जासूस, ठीक है, जो जासूस भी थे, पूरी दुनिया का सार उसमें क्या है, दिखाई देता है। आगे वो कह रहे हैं कंट्रीज यानी देश, टाउन्स और जो कोर्ट्स हैं, बेग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ लव, वो क्या करेंगे, वो बैक करेंगे तुम्हारे जैसे प्यार की, जैसे तुमने प्यार किया, जितना महान तुमने प्यार किया, तुम्हारे प्रेम के आदर्श को वो क्या करेंगे, मांगेंगे। तो ये था अपना 5 नंबर। इसमें लास्ट में उन्होंने एक तरह से कह दीजिए कि अपना और अपनी बिलव्ड का जो है वो फ्यूचर भी बताया है कि किस तरह से अगर हम कैनोनाइज हो गए हैं अपनी इस पोइट्री के माध्यम से, तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग हमें किस तरह से याद करेंगे, किस तरह से संबोधित करेंगे। और उन्होंने यही बताया कि वो यही कहेंगे कि तुम दोनों ने मिलकर जो
आश्रम बनाया अपने प्यार में, तुम्हारा जो प्यार है वो बिल्कुल शांति है, पीस है, और हम लोगों का प्यार है वो क्या है, बिल्कुल रेज है, लड़ाई झगड़ा है। और तुमने क्या किया है, अपनी आंखों में, अपनी आंखों के शीशे में, अपनी आंखों की रोशनी में पूरी दुनिया को सोल को समाहित कर लिया है। तुम एक ऐसे मिरर की तरह हो, जो मिरर तो था ही कि एक दूसरे का प्रतिबिंब बने, और वो जासूस भी थे। सच स्पाइसेस। फिर वो कह रहे हैं सारी कंट्री, सारे देश, सारे कोर्ट्स वो क्या करेंगे, वो तुम्हारे जैसे प्रेम के आदर्श को मांगेंगे, ठीक, मांगते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। और देखिए, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, उन्होंने अपनी पोएट्रीज के माध्यम से अपने आप को अमर भी कर लिया है। तो जहां जहां पर भी इनका सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, हर एक कंट्री में, हर जगह क्या है, इनके लव को पढ़ा जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा। आई होप आपको पूरा पांचों जो स्टैंजा है, इसमें जो भी डिफिकल्ट मीनिंग थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर छोड़ दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। अब बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। तो आइए सबसे पहले हम मेटाफिजिकल कंसीट की बात कर लेते हैं, जो कि पोएम पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताई थी, ठीक, कि यहाँ पर जो है आपका इस स्टेंजा में बहुत ज़्यादा मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ हुआ है। जहाँ पर आई थिंक स्टेंजा 3 था वो, जिसमें उन्होंने अपने आप को कैंडल्स, डव, फोनिक्स, इन सब से क्या किया है, कंपैरिजन किया है। तो देखिए क्या है इसमें होता क्या है मेटाफिजिकल कंसीट में। पहले ये देखिए, एलैबोरेटेड एक्सटेंडेड मेटाफर होता है। मैंने पहले ही बताया कि जो सिमली है और मेटाफर है वो एक सिंपल कंपैरिजन होता है, और इसकी तुलना में जो कंसीट होता है वो कैसा, वो एक एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, बहुत खींच कर तुलना की गई होती है, अलग अलग चीजों से तुलना की गई होती है। तो उसे क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल कंसीट बोलते हैं। अब अगर बात करें कि उन्होंने लवर्स को कैसे कंपेयर किया है, तो लवर्स को उन्होंने टैपर्स से कंपेयर किया है, यानी कैंडल से कंपेयर किया है। जैसे जो कैंडल होती है वो अपने आप में जलकर खत्म हो जाती है, उसी तरह ये जो प्यार करने वाले हैं ये एक दूसरे के प्यार में रहकर अपने आप को खत्म करते हैं। बर्निंग एट देयर ओन कास्ट, अपने ही प्रेम में रहते हैं वो। लवर्स एज अ फोनिक्स, उन्होंने फिर लवर्स को किससे कंपैरिजन किया है, फोनिक्स से। जो फोनिक्स बर्ड होती है, जो खुद ही मरती है और खुद ही अपनी राख से फिर जीवित हो जाती है, तो बिल्कुल उससे कंपेयर किया है अपने आप को और अपनी बिलव्ड को। यानी कि सारी लवर्स कम्युनिटी को उन्होंने ऐसे ही कंपैरिजन किया है। और हाँ, उस लव की वो बात कर रहे हैं जो फिजिकल लव से बियॉन्ड है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है लव एज समथिंग वर्थ एज कैनोनाइजेशन, यानी सैंडहुड की तरह उन्होंने इसको बताने का प्रयास किया है। तो ये आपका सबसे पहला जो है वो फिगर ऑफ स्पीच था, मेटाफिजिकल कंसीट। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड जो है पैराडॉक्स है। अब यहाँ पर पैराडॉक्स आपको कैसे देखने के लिए मिल रहा है कि वी डाई एंड राइज द सेम, लव ब्रिंग्स डेथ एंड रीबर्थ। अब ये अपने आप में विरोधाभास है ना। आप देखिए, डाई और राइज, एक तरफ मर भी रहे हैं और दूसरी तरफ राइज उठ भी रहे हैं, जिंदा भी हो रहे हैं। तो दोनों बातें विरोध कर रही हैं एक दूसरे का, विरोधाभास है, पैराडॉक्स है। तो जो लवर्स हैं वो मर भी जाते हैं, ठीक, मृत्यु भी उनकी हो जाती है, एंड रीबर्थ, वो पुनर्जीवित भी हो जाते हैं प्यार में। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि इस लाइन में वी डाई एंड राइज द सेम, इसमें क्या है, ये लाइन में आपका पैराडॉक्स है। फिर अगेन देखिए, We were tappers too and at our own cost die। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि हम किसकी तरह हैं, मोमबत्ती की तरह हैं, जो क्या हम अपनी ओन कास्ट पर, अपने खुद ही क्या करते हैं, अपनी ओन कास्ट पर मरते हैं, जैसे कि मोमबत्ती। यहाँ पर भी किसका यूज किया गया है, पैराडॉक्स का। अब बात करते हैं एल्यूजन की। तो एल्यूजन आपको पता ही है कि एल्यूजन क्या होता है। एल्यूजन होता है रेफरेंस। अगर बात करें तो यहाँ पर जो रिलीजियस लैंग्वेज है उसका एल्यूजन लिया गया है, जैसे कैनोनाइजेशन है, सेंट्स है, हर्मिट है, लेजेंड है, हिम्स है, ये सारे वर्ड्स, ठीक, रेफर्स टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यूज टू एलिवेट रोमांटिक लव। लव क्या है, एक रोमांटिक चीज है ना, रोमांस के अंतर्गत आता है। तो लव को उन्होंने क्या किया है, एक रिलीजियस लैंग्वेज देने की कोशिश की है, और वहां से जो है रेफरेंस इन्होंने लिया है इन सारी चीजों का, कैनोनाइजेशन का यानी संत बनने की प्रक्रिया का, संत का, हर्मिट्स का, सेंट्स का, लेजेंड्स का, हिम्स का। ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, ये सारी लैंग्वेजेस कैसी हैं, ये सब कुछ रिलीजियस है। तो ये चीज इन्होंने दिखाया है, ये एल्यूजन इन्होंने अपनी पोएम में, अपनी पोएट्री में यूज किया है। नेक्स्ट आइए, आयरनी आपको देखने के लिए मिलती है। The speaker uses religious imagery to talk about secular love, claims love is private yet seeks immortality through
पब्लिक वर्ड्स। अब यहाँ पर देखिए आयरनी कैसे देखने के लिए मिलती है। आयरनी क्या होती है, जो एक बात है ठीक, उसमें आपको कुछ जिसे बोलते हैं कि आप कह सकते हो कि विरोधाभास स्टेटमेंट, ये आपको समझ में आए। जैसे कि देखिए वो क्या कर रहे हैं, एक तरह तो वो अपने सेक्युलर लव की बात कर रहे हैं ना, अपने खुद के लव की बात कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी बिलव्ड के साथ अपनी खुद के लव की बात कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने किससे जोड़ने की कोशिश की है, एक रिलीजियस इमेजरी उन्होंने प्रेजेंट की है। आपके दिमाग में सेंट की पिक्चर आई होगी जब आप पोएम पढ़ रहे थे, उन्होंने जिसका जिसका भी नाम लिया, ठीक, हर चीज को रिलीजियस चीज की रिलीजियस जो इमेजरी उन्होंने प्रेजेंट की है, उससे उन्होंने एक सेक्युलर लव को दिखाया है। तो ये अपने आप में क्या है, एक आयरनी है, विरोधाभास है। अगेन देखिए लव क्या है, एक प्राइवेट थिंग है, प्राइवेट थिंग है ना, लव जो है बिल्कुल पर्सनल होती है, प्राइवेट होती है, और यहाँ वो कोशिश क्या कर रहे हैं कि लव को जो है वो इमोर्टैलिटी दे दे, ठीक, वो लव को इमोर्टैलिटी दे दे किसके थ्रू, एक पब्लिक वर्ड्स के थ्रू। ये जो हम इनका वर्ड्स पढ़ रहे हैं, जो इनकी पोएम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये पब्लिक ही तो है, कोई भी चाहे इसको पढ़ सकता है। तो वो कोशिश क्या कर रहे हैं, अपने पब्लिक वर्ड्स के थ्रू एक प्राइवेट अपने सब्जेक्ट को, अपने लव को वो इमोर्टैलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन ये भी क्या हो गया, आयरनी हो गया। इधर देखिए प्राइवेट और इधर जो है पब्लिक वर्ड्स की बात हो गई। उसके बाद करते हैं हाइपरबोल। द स्पीकर एग्जैजरेट द सिग्निफिकेंस एंड प्योरिटी ऑफ लव। यहाँ पर बहुत सी लाइंस जो हैं, जैसे वो कहते हैं नहीं है कि मेरे आंसुओं से मतलब क्या नुकसान हो गया, क्या किसी की जमीन जो है वो बह गई, या मेरी आहों से क्या हो गया, ये सारी चीजें वो जो बात कर रहे हैं, वो कितना ज्यादा वहां पर हाइपरबोली का यूज हो रहा है। वो अपने लव को, जो भी अपने लव की प्योरिटी है उसको दिखाने के लिए कितना ज्यादा जो है वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपका हाइपरबोली हो गया, हाइपरबोल हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो है वो आपका इमेजरी है। मैंने पहले ही आपको बताया इमेजरी, जैसे कि वो ग्लासेस ऑफ योर आईज की बात कर रहे हैं, हाफ एकर टॉम की बात कर रहे हैं, ठीक, एरोटिक, स्पिरिचुअल, कॉस्मिक इमेज उन्होंने यूज की है। तो जब भी इमेजरी मतलब क्या होता है, जब जिस चीज के बारे में जिस तरह की इमेजरी बात की जाती है, अगर साउंड इमेजरी है तो आपको वैसा क्रिएट होगा, अगर विजुअल इमेजरी की यूज हुई है तो जब भी इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो आपके सामने एक पिक्चर सी क्रिएट होती है, तो ये आपकी विजुअल इमेजरी हो गई। जैसे उन्होंने ग्लासेस ऑफ योर आईज, आंखों की रोशनी या आंखों के शीशे की बात की है, तो एक इमेजरी क्रिएट हुई आपके दिमाग में। हाफ एकर टॉम की उन्होंने बात की है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इमेजरी क्रिएट हो रही है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, इमेजरी। एपोस्ट्रोफी की बात करें तो एपोस्ट्रोफी, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग, यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेस किया है ना उन्होंने, किसको, क्रिटिक्स को। वो लोग जो उनकी जिंदगी में उनको उनके प्यार के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो उनको उनके बारे में बातें कर रहे हैं, उनको उन्होंने डायरेक्टली एड्रेस किया है कि फॉर गॉड सेक, ईश्वर के लिए, होल्ड योर टंग, अपनी टंग को, अपनी जबान को आप लगाम दीजिए, चुप रहिए, मत बोलिए। तो यहाँ पर क्या है, एपोस्ट्रोफी का यूज है। सिंबोलिज्म की बात करते हैं। सॉरी, वो मेरा थोड़ा फोन बज गया था, मैंने फोन साइलेंट नहीं किया था, तो मैं फोन साइलेंट कर देती हूँ। जस्ट एक सेकेंड। चलिए आइए, तो सिंबोलिज्म की बात है, तो सिंबोलिज्म कहाँ पर है, फोनिक्स है, टैपर्स है, यूनियन ऑफ लवर्स के लिए इनटू वन इटर्नल बीइंग, किसका यूज किया गया है, फोनिक्स का यूज किया गया है। जो यूनियन ऑफ लवर्स है, लवर्स की जो यूनिटी है उसमें, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, ऑलवेज देखेंगे आप, फोनिक्स जो वर्ड है इसका यूज किया जाता है। और लवर्स कंज्यूमिंग देम सेल्फ इन लव, लवर्स जो है वो अपने आप को ही, अपने प्यार को ही, अपने बिलव को ही, या फिर जो भी है एक दूसरे को ही आपस में कंज्यूम करते हैं। इस चीज को, इसको दिखाने के लिए किस सिंबल का यूज किया है, टैपर्स, यानी कि मोमबत्ती का यूज किया गया है। चलिए आइए हम इसके सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, जिसमें कि हम इसके जो क्वेश्चंस हैं मेंस के वो देखेंगे, प्लस जो
एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर लिया है, आई होप आपने देख लिया होगा। ये इस वीडियो का कैनोनाइजेशन का सेकंड पार्ट होने वाला है और मैं दोनों वीडियो को भी साथ में कंबाइन करके मास्टर वीडियो की तरह डाल दूंगी। जिन लोगों को लॉन्ग एक साथ सब कुछ चाहिए वो मास्टर वीडियो को देख लेंगे। तो आइए चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इज डन सीरियस और आयरॉनिक अबाउट लव बीइंग लाइक सेंटहुड। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि डन को जो है जो आपके जॉन डन है वो सेंटहुड को दर्शाने के लिए जो यहाँ पर कैनोनाइजेशन की प्रोसेस है या जो सेंटहुड है उसको दिखाने के लिए क्या वो सीरियसनेस का यूज करते हैं या फिर व्यंग का यूज कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए ज्यादा जो है वो गंभीर है, ठीक है। आइए देखते हैं आंसर इसका। जॉन डन यूजेस बोथ सीरियसनेस एंड आयरनी इन प्रेजेंटिंग लव एज सेंटहुड। तो आंसर आपका क्या मिलता है कि जो जॉन डन है वो सीरियस हैं और साथ ही साथ आयरॉनिक भी हैं। सीरियस कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम के बारे में बताया था कि उनका प्रेम कितना ज्यादा प्योर है, कितना बियॉन्ड फिजिकल लव है। तो ये चीज वो अपने प्रेम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं और साथ ही साथ उन्होंने आयरनी भी की है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठाए हैं और बहुत सारा आयरनी के टोन में लोगों को बोला भी है कि प्लीज स्टॉप एंड लेट मी लव, मुझे प्यार करने दीजिए और आप लोग बोलिए मत। तो यहाँ पर इन्होंने किसका, दोनों का यूज किया है, आयरनी का भी और सीरियसनेस का भी, तो दोनों का यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, ऑन वल्नरेबल ही प्लेफुली exaggerates the idea of romantic love being worthy of canonization using religious language like hymns, hermits and legends। आगे वो कह रहे हैं कि जो एक और तो उन्होंने किन किन चीजों का यूज किया है, हिम्स का यूज किया है, हर्मिट्स का यूज किया है, हर्मिट के बारे में बात किया था, एंड लेजेंड्स के बारे में बात किया था। तो इन सारे इन सारे रिलीजियस वर्ड्स का यूज करते हुए वो क्या कर रहे हैं, प्रेम को कैनोनाइज करने की बात कर रहे हैं, प्रेम को जिसे बोलते हैं कि संत की तरह घोषित करने के लिए बात कर रहे हैं। तो कैनोनाइजेशन के योग्य बताते हुए उन्होंने क्या किया है, एक व्यंग्यपूर्ण मतलब कि आयरॉनिक जो है वो उन्होंने यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना कि उन्होंने क्या किया है, प्लेफुली एग्जैजरेट द आइडिया ऑफ रोमांटिक लव फॉर बीइंग वर्दी ऑफ कैनोनाइजेशन। यानी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने व्यंग्यपूर्ण अतिशयोक्ति किया है प्रेम को क्या करने के लिए, कैनोनाइज करने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने इन वर्ड्स को यूज करके जो है, इन धार्मिक वर्ड्स का यूज करके उन्होंने एक व्यंग्यपूर्ण अतिशयोक्ति की है। बताया है कि जो प्रेम है वो कैनोनाइजेशन के योग्य है। दिस सजेस्ट आयरनी, ये क्या सजेस्ट करता है, आयरनी को सजेस्ट करता है एज सेंटहुड इज यूजुअली रिजर्व्ड फॉर स्पिरिचुअल डिवोशन। जैसे कि आपको पता है कि जो सेंटहुड होता है वो किस चीज के लिए रिजर्व होता है, वो स्पिरिचुअल डिवोशन के लिए आता है ना। वो जो है जिसे बोलते हैं कि ये सब किन चीजों की बातें हैं, ये सब आत्मिक भक्ति की बातें हैं, ना कि सांसारिक, नॉट अर्थली लव। ये जो सांसारिक लव होता है इसके लिए कैनोनाइजेशन शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते या हम कैनोनाइज नहीं हो सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, yet beneath the irony lies a silence belief that love can possess divine qualities, passion, sacrifice, unity, ठीक, एंड ट्रांसीडेंस। आगे वो ये कह रहे हैं क्योंकि संभवतः जो जिसे कहते हैं कि ये जो व्यंग वो कर रहे हैं, इस व्यंग के पीछे उनकी एक जो जिसे बोलते हैं गहरी सोच एक छुपी हुई है। क्या गहरी सोच छुपी हुई है कि लव कैन प्रोसेस डिवाइन क्वालिटी। लव के अंदर भी क्या हो सकता है, डिवाइन क्वालिटी हो सकती है। लव के अंदर भी क्या है, गंभीरता छुपी हुई हो सकती है। और इस सच को बताने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने प्रेम में बताया है कि प्रेम में सैक्रिफाइस होता है, पैशन होता है, एक जिसे कहते हैं आध्यात्मिक ऊंचाई होती है। तो ये सब कुछ उन्होंने एक डिवाइन क्वालिटी किसकी, लव की बताई है। ठीक, लेकिन इस व्यंग के पीछे एक गहरी गंभीरता भी छुपी है। डन सच में मानते हैं कि प्रेम में त्याग, एकता और आत्मिक ऊंचाइयां होती हैं, ये उनका मानना है। तभी तो उन्होंने बताया है कि उनका जो लव है वो बियॉन्ड फिजिकल है और साथ ही साथ उनका लव इस लेवल का है कि उनके लव को जो है कैनोनाइज किया जाना चाहिए। अगर इस फिजिकल वर्ल्ड में जगह नहीं मिल सकती तो अपने लव के लिए जगह जो है वो अपने
पोइट्री के माध्यम से ही ढूंढ लेंगे और अपने सोनेट्स के घर में रहकर ही खुद को अमर कर जाएंगे। डन elevates the lovers relationship as something holy beyond mere फिजिकल अट्रैक्शन। डन जो है वो क्या करते हैं, वो प्रेम को केवल शारीरिक आकर्षण से ऊपर मानते हैं। ठीक, उसको क्या बोलते हैं कि ये एकदम प्योर है। कैसा है? प्योर लव है। ठीक, ये बोलते हैं, डन का ये मानना है कि डन कहते हैं कि लव का मीन्स सिर्फ फिजिकल बॉन्डिंग नहीं है। ठीक, फिजिकल इंटीमेसी नहीं है। लव का मानना ये है कि जो प्यार होता है, जो रियल में लव होता है, वो कैसा होता है? होली होता है एंड बियॉन्ड फिजिकल अट्रैक्शन, वो फिजिकल अट्रैक्शन से परे होता है। बाय ब्लेंडिंग स्कैर्स एंड प्रोफेन इमेजरी ही ब्लर्स द बाउंड्रीज बिटवीन टू। वो क्या करते हैं, आगे देखिए, while he uses irony to challenge traditional religious values, he is also serious in portraying love as powerful spiritual forces worthy of eternal reconciliation, akin to sainthood in its depth and प्योरिटी। अब वो कह रहे हैं कि धार्मिक और सांसारिक छवि का जो मिश्रण है, जो उन्होंने यूज करने की कोशिश की है, किसकी? जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, ट्रेडिशनल एंड जो रिलीजियस वैल्यूज हैं, इनका जो उन्होंने मिक्सचर बनाने की कोशिश की है, एक दोनों की तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। क्योंकि जो लव है वो एक फिजिकल चीज है। ठीक, फिजिकल वर्ड की बात है। और अगर बात करें जैसे सेंटहुड की, तो ये कैसी? एक रिलीजियस चीज है। ये सब चीजें धर्म में होती हैं, संत वगैरह बनना। तो उन्होंने क्या किया है, इन दोनों को क्या किया है? मिक्स किया है। इन दोनों का मिश्रण जो है वो किया है। और वो ये कहना चाहते हैं कि प्रेम में भी जो कैनोनाइजेशन है वो उतना ही गहरा और सम्माननीय हो सकता है। ठीक, सेंटहुड इन लव इट्स डेप्थ एंड प्योरिटी। तो उन्होंने इस पूरे मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो आपके जॉन डन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो सेंटहुड को लेकर क्या आयरॉनिक है या फिर सीरियस है या कैसे हैं वो। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो, क्या सिर्फ व्यंग बोल रहे हैं या फिर गंभीरता दिखा रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने दोनों चीजों का मिश्रण किया है। क्योंकि उन्होंने आयरनी भी की है, तो लोगों से क्वेश्चंस पूछे हैं, लोगों को मना किया है कि आप मेरे बीच में मत पड़िए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने प्रेम की गंभीरता को भी दिखाया है। उन्होंने बताया है कि जो लव होता है ये फिजिकल थिंग से, फिजिकल अट्रैक्शन से बियॉन्ड होता है, उससे ऊपर होता है। लव में क्या क्या चीजें होती हैं? लव में पैशन होता है, सेक्रीफाइस होता है, यूनिटी होता है, ट्रांसेंडेंस होता है। लव में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इसीलिए हमारा जो लव है वो कैनोनाइज करने के योग्य है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये जो आपकी पोम है, इसमें आपको आयरनी और सीरियसनेस दोनों का तड़का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोम चैलेंज सोशल नॉर्म्स। जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, जो आपके समाज में बंदिशें बनी हुई हैं लव को लेकर, ठीक है, उसको ये किस तरह से क्या करता है? चैलेंजेस करता है। कैसे करता है? आगे देखिए, द कैनोनाइजेशन चैलेंजेस सेवरल सोशल नॉर्म्स ऑफ डन्स टाइम, स्पेशली दोज सराउंडिंग लव, रिलीजन एंड सोशल ड्यूटी। तो जो इनका लव है, ठीक, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो जॉन डन है ये किस तरह से जो भी सोशल वैल्यूज, सामाजिक मान्यताएं बनी हुई हैं, उसको किस तरह से चुनौती देता है। तो इनकी जो पोयम है वो, क्योंकि जब हमारे टाइम में लव को लेकर, अभी आप सोचिए कि किस तरह की लोगों की थिंकिंग होती है। अगर अभी आपके ही मोहल्ले में कोई एक लड़का या लड़की हो जो लव में है और उसके बारे में पूरे मोहल्ले को पता है, तो देखिए कैसी कैसी उसके बारे में बातें होती हैं। तो हमारा क्या जो एक जिसे बोलते हैं कि पर्सपेक्टिव है लव को देखने का, तो वही वो कह रहे हैं कि जो सोशल नॉर्म्स है कैसे जो है उसको वो चुनौती देते हैं। तो वही चीज बता रहे हैं। और खैर, हमारे लव से तो उनके लव की तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि समाज में जो लव है वो अलग है और ये जिस लव की बात कर रहे हैं वो अलग है। तो जो डन है, उनकी ये जो पोएम है द कैनोनाइजेशन, ये जो है अपने समय में, उनके समय में जितनी भी सामाजिक मान्यताएं थी, जो भी सोशल नॉर्म्स थे लव को लेकर, ठीक है, उसको जो है या फिर धर्म को लेकर, सामाजिक कर्तव्यों से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें, जो भी धारणाएं थी, ठीक, किस किस चीज को लेकर, लव को लेकर, रिलीजन को लेकर, और जो भी सोशल ड्यूटीज हैं, जो भी सामाजिक कर्तव्य हैं, उनको लेकर जो भी सोशल नॉर्म्स थे, उसको इन्होंने क्या किया है? एक चुनौती देने का काम किया है, चैलेंज देने का एक काम किया है। द स्पीकर डिसमिसेस ट्रेडिशनल कॉन्सर्न्स। जो स्पीकर हैं वो डिसमिस करते हैं किन चीजों को? ये जो आपका ट्रेडिशनल कंसर्न है, जैसे कि वेल्थ,
पॉलिटिक्स, रेपुटेशन, ठीक, instinct that love is a valid and complete way of living। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो पारंपरिक चीजें हैं, जैसे कि पैसा हो गया, आपका पॉलिटिक्स हो गया यानी राजनीति हो गई, आपका रेपुटेशन क्या है समाज में वो हो गया, तो वो इन सारी चीजों को क्या करते हैं, मना करते हैं कि ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। इन सारी चीजों को क्या करते हैं, ये ट्रेडिशनल कंसर्न को डिसमिस करते हैं और वो कहते हैं कि जो प्रेम है ना वो ही अपने आप में संपूर्ण और अर्थपूर्ण है एक जीवन को जीने के लिए, वो वैलिड है और कंप्लीट है वे ऑफ लिविंग के लिए, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जो लव है वो अपने आप में ही क्या है, पूर्ण है। ही रिफ्यूजेस टू कन्फर्म टू he refuses to conform societal expectations, suggesting that religious love can just be meaningful as public achievement. Dunn also distributes religious norms by comparing secular love to scared sainthood, implying that love, often seen as worldly or sinful, can be pure and divine। आगे वो कह रहे हैं कि समाज की अपेक्षाओं से, जो भी समाज की एक्सपेक्टेशंस हैं, अपेक्षा मीन्स एक्सपेक्टेशन, जो भी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी जो भी एक्सपेक्ट करती है, तो उन सारी एक्सपेक्टेशन से वो क्या करते हैं, हटकर जो है उस पर असहमति जताकर वो क्या सिद्ध करने का, क्या प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पर्सनल लव होता है, ठीक है, जो लव होता है, जो निजी लव है, उसमें भी उतना ही महान हो सकता है जितना सार्वजनिक उपलब्धियां, यानी कि जो पब्लिक अचीवमेंट्स हैं जिसको कि हम बहुत मीनिंगफुल समझते हैं कि हमने सोसाइटी में बहुत पैसा कमा लिया, बहुत नाम कमा लिया, ओहदा कमा लिया, तो ये जो पब्लिक अचीवमेंट्स है ना, ये जितनी ज्यादा मीनिंगफुल है उतनी ज्यादा मीनिंगफुल क्या है, रोमांटिक लव भी होता है। वो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो रोमांटिक लव है, जो निजी प्रेम है, वो भी उतना ही महान है, उतना ही वैल्यूएबल है जितनी कि जो भी आपकी पब्लिक अचीवमेंट्स है। आप जी अचीवमेंट्स की बात कर रहे हो कि सोसाइटी में आपकी क्या वैल्यू, क्या रेपुटेशन, क्या पोजीशन होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से रोमांटिक लव भी जो है वो महान है। ठीक, आगे देखिए, ये जो धार्मिक जितनी भी जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको वो क्या करते हैं, चुनौती देते हैं, और जब वे प्रेम, सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक संतत्व के समकक्ष रखते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी किसी फिजिकल चीज को रिलीजियस चीज के बिल्कुल पैरेलल में रखोगे तो आप क्या कर रहे हो, उसको चैलेंज तो कर रहे हो, उसको चुनौती ही तो दे रहे हो, तो वो क्या करते हैं, इन चीजों को क्या करते हैं, बिल्कुल पैरेलल रखते हैं। उसके बाद देखिए, by celebrating private emotion over public duty and elevating erotic love to a spiritual plane, Dunn redefines what is worthy of admiration and reverence, positioning love as a noble, almost rebellious act against societal conventions। आगे वो क्या कह रहे हैं कि जब वे ये दिखाना चाहते हैं कि जो प्यार है वो क्या होता है, अक्सर जो है वो क्या माना जाता है, सिंफुल माना जाता है, वर्डली माना जाता है। ये जो लव है वो कैसा होता है, सिंफुल और वर्डली यानी कि सांसारिक और पापमय माना जाता है, जबकि उनका कहना क्या है कि प्रेम कैसा होता है, वो प्योर और डिवाइन होता है। ठीक है, वो ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो लव है वो कैसा होता है, बिल्कुल प्योर और डिवाइन होता है, ना कि संसार इसे जैसा मानती है, जो सोशल नॉर्म्स है वो इसे वर्डली और सिंफुल मानते हैं, पापपूर्ण मानते हैं। बल्कि प्यार ऐसा नहीं है, प्यार तो प्योर और डिवाइन है। इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, प्रेम को एक सम्मानजनक विद्रोह के रूप में क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक, ऑलमोस्ट ये देखिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इसमें आप क्या जस्टिफाई कर रहे हो, इसमें आप ये जस्टिफाई कर रहे हो कि जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, जो भी तरीके हैं कि हमें समाज में एक ओहदा बनाना चाहिए, हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉलिटिक्स, वेल्थ एंड रेपुटेशन, ये सारी चीजें समाज में जरूरी होती हैं, तभी एक इंसान को बेहतर माना जाता है ना, तभी उसका कुछ पद माना जाता है। तो ये सारी चीजों को वो कह रहे हैं कि आप इसी को महान मानते हो, बल्कि मैं इन सारी चीजों का खंडन करता हूँ। इन सारी चीजों से महान क्या है, प्यार है, लव है, प्योरिटी है, उसके अंदर एक डिग्निटी है। ठीक है, एक प्योरिटी है, एक डिग्निटी है प्यार के अंदर। तो यही उन्होंने बताया है, और सामाजिक जो भी नॉर्म्स हैं उनको, उनका पूरी तरह से जो है वो खंडन किया है, उसकी चुनौती की है।
आगे ये तीसरा क्वेश्चन है और अब हम एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आपके सामने ये है, अगर आप देखना चाहो तो इसको देख लेना। इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि व्हाट डज इट से अबाउट द पावर ऑफ पोएट्री, यानी कि ये जो पोएट्री है आपकी कैनोनाइजेशन, ये पावर ऑफ पोएट्री के बारे में क्या कहना चाहती है। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका आपको एक समरी टाइप का बता दे रही हूँ। इसमें एक्चुअली वो दिखाना चाहते हैं, आपको ये जस्टिफाई करना है जॉन डन के बारे में, क्योंकि जॉन डन ने कहा था ना कि आप मुझे टॉम नहीं दोगे, आप मेरे लिए शव यात्रा नहीं निकालोगे महान, आप मुझे फिजिकल चीजें नहीं दोगे, लेकिन मैं ये जो सोनेट का रूम बना रहा हूं, इसके माध्यम से अपनी पोएट्री, अपने वर्ड्स के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूं, बिल्कुल अमर हो सकता हूं, मुझे सम्मान मिल सकता है, मेरे प्यार को भावनाएं मिल सकते हैं, मैं अपने प्यार को कैनोनाइज कर सकता हूं इन वर्सेस के थ्रू। तो ये पोएट्री की शक्ति है, जो मुझे ये सांसारिक चीजों से नहीं मिल सकता, वो मुझे अपनी पोएट्री की शक्ति से, वो प्यार, वो सम्मान, वो हमेशा के लिए अमृत जो है वो प्रदान हो सकता है। तो ये कुछ इसी पे बेस्ड आपका आंसर होगा, पढ़ लीजिएगा इसको। इसीलिए मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोवाइड करा दिया है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज कैनोनाइजेशन मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैथोलिक चर्च। अगर बात करें कैनोनाइजेशन का, तो इसका जो रेफरेंस है वो कैथोलिक चर्च से किस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग लिया जा सकता है कैनोनाइजेशन का। तो इसका मीनिंग हो जाएगा रिकॉग्नाइजेशन अ पर्सन एज अ सेंट। कैनोनाइजेशन मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका मीनिंग ही होता है कि संत की प्रक्रिया या संत बनना, ठीक, संत बनने की प्रक्रिया, संत होना, उसे कैनोनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्राइमरी थीम ऑफ जॉन मिल्टन कैनोनाइजेशन। जॉन मिल्टन के कैनोनाइजेशन की प्राइमरी थीम क्या है। तो ऑब्वियसली वो लव को ही जो है बिल्कुल ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि लव अमर हो जाए, लव में ही हमें जो सेंटहुड है वो प्राप्त हो जाए। तो क्या है उनका थीम, उनका थीम है द इमॉर्टैलिटी ऑफ लव, ठीक है, वो लव की इमॉर्टैलिटी को दिखाना चाह रहे हैं, यही मेन थीम है, प्राइमरी थीम है। इन द कैनोनाइजेशन द स्पीकर कंपेयर्स लवर्स टू, वो कंपेयर किस चीज से कर रहे हैं लवर्स को, तो ऑब्वियसली वो कैंडल से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज से, फ्लाइज यानी कि जो कीट मकोड़े थे, और कैंडल से, डव से, इन सारी चीजों से वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। ये तो देखिए आपको मैंने जब फिगर ऑफ स्पीच बताई थी तब बताया ही था कि इसमें पैराडॉक्स और इमेजरी है। इसमें बोला गया है, वी डाई एंड राइज एट द सेम टाइम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय लव। ये वो वाली लाइन है जो हमने फोनिक्स के लिए पढ़ी थी, राइट, जो हमने फोनिक्स के लिए पढ़ी थी कि फोनिक्स जो है, जो उसकी मिस्ट्री है उसको हम हमारे लव से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि फोनिक्स भी अपने आप ही जलकर खत्म हो जाती है, मर जाती है, और फिर अपनी ही राख से वो पुनर्जीवित हो जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह है, हम भी हैं, हम भी खुद में ही जीते हैं और खुद में ही मरते हैं, और इस तरह से प्यार की जो मिस्ट्री है उसको आप समझ सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर ऑफ कैनोनाइजेशन आस्क ऑफ लिसनर एट द बिगिनिंग ऑफ पोएम। ठीक है, तो क्या है इसमें, टू माइंड देयर ओन बिजनेस एंड लेट हिम लव। तो पहली ही लाइन क्या कहती है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। वो पहली लाइन यह कहती है कि भैया आप अपना काम करो, अपने में ध्यान दो, अपने आप को ऊंचा उठाओ और मुझे मेरा काम करने दो, लेट मी लव, मुझे प्यार करने दो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड थ्रू आउट द कैनोनाइजेशन। अगर बात करें कि ओवरऑल, वैसे तो इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज हुआ है, ठीक है, पैराडॉक्स हुआ है, इमेजरी हुआ है, एल्यूजन हुआ है, लेकिन अगर आप बात करो सबसे ज्यादा किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, तो ऑब्वियसली फिजिकल मेटाफिजिकल कंसीट का यूज हुआ है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, बहुत ज्यादा elaborated comparison किया है, ठीक। डन uses elaborated surprising comparison to expresses spiritual and romantic idea। romantic और spiritual idea को present करने के लिए उन्होंने बिल्कुल ही elaborated comparison किया है, ठीक। और कैसे किया है वो तो मैंने आपको पोएम में समझाया ही है। नेक्स्ट देखिए, द लवर्स इन द कैनोनाइजेशन आर सेड टू बी कैनोनाइज्ड बिकॉज, क्यों उनको जो है एक संत की उपाधि दी जाती है, क्यों उन्हें कैनोनाइज्ड जो है वो माना जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, देयर लव इज प्योर वर्दी ऑफ सेंटहुड। क्योंकि उनका जो लव है वो फिजिकल अट्रैक्शन से दूर है, वो बोलते हैं ना, अभी जस्ट आपने देखा था, तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरा जो लव है वो बिल्कुल प्योर है,
बिल्कुल पवित्र है, इसीलिए वो सेंटहुड के लिए वर्दी है, आप उसको सेंटहुड का दर्जा दे सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट टोन बेस्ट डिस्क्राइब स्पीकर्स वॉइस इन द कैनोनाइजेशन। उनकी टोन क्या थी? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि उनकी जो टोन थी वो आयरॉनिक थी, आर्ग्यूमेंटेटिव थी, वो आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने लव को लेकर, संसार के जो भी सोशल नॉर्म्स हैं उनको लेकर। तो वो क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, आयरनी करते हैं। तो ये जो है ओवरऑल टोन रही है। What does the speaker suggest will happen to their love after death? क्या होगा भैया बताइए। तो वो क्या करेंगे, it will be written about and celebrated। देखिए लिखा है ना, and it unfit for tomb and here's our legend be it will be fit for verses। तो वही वो कह रहे हैं कि डेथ, उनका डेथ के बाद क्या होगा, क्योंकि लोगों की तो डेथ के बाद टॉम बनती है, उनके लिए शव यात्रा निकाली जाती है, लेकिन हमारा क्या होगा, जो लेजेंड्स हैं उनका तो इसी तरह से होता है, उनकी डेथ के बाद उनके लिए अर्न में उनकी जो राख है वो रखी जाती है। बट हमारा क्या होगा, हमारे लिए तो भैया फिट फॉर वर्सेस, यानी कि हम किसके लिए फिट हैं, हम वर्सेस के लिए, पोइट्री के लिए ही फिट हैं। हम पोइट्री के माध्यम से ही क्या होंगे, डेथ के बाद, अपनी डेथ के बाद हम पोइट्री के माध्यम से ही क्या हो जाएंगे, सेलिब्रेट किए जाएंगे, अमर हो जाएंगे, सेंटहुड की उपाधि हमें प्राप्त हो जाएगी और हमें जाना जाएगा। तो द पोएम कैनोनाइजेशन कंटेन्स हाउ मेनी स्ट्रेंजा। तो आपको पता है 5 स्ट्रेंजा हैं, ठीक है, आपको पहले ही मैंने बताया है। नेक्स्ट जो है आपका, अब हम करेंगे रेप ऑफ द लॉक। साथ ही साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी है, सुन लीजिए। इन्फॉर्मेशन आपकी एक्चुअली ये है कि मैंने आपको विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और आज जॉन डन को कंप्लीट करा दिया है, आप देख लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन होगा कहीं पर भी तो पूछेगा ज़रूर, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अगर ऐसा है तो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑलवेज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप मेरा साथ दे सकें और मैं आपका साथ दे सकूं। तो मैं ये कह रही थी कि अगला जो 3 पोएम है ना, जैसे कि रेप ऑफ द लॉक है, और एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड है, और एक है आपका टिंटर्न एबे। ये तीनों की तीनों पोएम बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हैं। तो उनके लिए मैं इतनी अट्रैक्टिव जो है वो पीपीटी आपके लिए नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। एंड मैंने आपको बताया है कि मेरा हेल्थ इशू है, ये सारी चीज़ें बहुत पेन होती हैं। तो लॉन्ग सिटिंग में काम करने पे, पीपीटी बनाने पे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं रेप ऑफ द लॉक की पीपीटी बनाऊं, जो कि मैं मुझे लगता है मुझे पढ़ाने में ही 4 से 5 घंटे, 4 घंटे तो प्लस लगेंगे ही उसको कंप्लीट करने में। सिर्फ पढ़ाने में अगर मुझे मटेरियल बन के मिल जाए तो पढ़ाने में 4 घंटे प्लस लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी पोएम है। तो उसको मैं अगर टाइप करूं, पीपीटी तैयार करूं, तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इससे आपके जो वीडियोज आ रहे हैं उनका रिदम भी टूट जाएगा, क्योंकि फिर मैं आपको हर दिन एक वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी, क्योंकि उसको बनाने में ही मुझे टाइम लगेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि उसको मैं सिंपली आपको बहुत ही सिंपल पीपीटी पे उसको कंप्लीट कराऊंगी। आपको जो कंटेंट है उसमें कोई भी कमी नहीं मिलेगी, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बस हाँ, ये जो थोड़ा सा अट्रैक्शन दिख रहा है वो थोड़ा कम दिखेगा, और वो सिर्फ इन्हीं 3 पोएम्स के लिए है बस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंदी है। कौन सी, द रेप ऑफ द लॉक, एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड एंड आपका टिंटर्न एबे। हो सकेगा तो टिंटर्न एबे की बना दूंगी पीपीटी, बाकी इन दोनों की तो जरूर, क्योंकि ये दोनों बहुत लंबी हैं, तो इन दोनों की तो स्पेशली मैं जो है बहुत ही सिंपल सा बनाकर ले आऊंगी। बाकी ओवरऑल आपको जैसे यहाँ पर सारी चीजें मिल रही हैं, बिल्कुल उसमें भी वैसी ही सारी चीजें मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच एंड हाँ, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग भाई बहनों का एक संदेश जो मन में, हम जब बचपन में होते हैं, बहन माँ के गर्भ से जब पैदा होती है पहली बेटी, तो वो ईश्वर से भाई मांगती है, और भाई होता है तो उसे एक बहन की चाहत होती है। ये जो प्यार है, ये जो चाहत है, ये बचपन से हमारे मन में बहुत भर भर के रहती है। लेकिन बढ़ते समय के साथ, समय के अभाव के साथ, जो भी समाज में आगे निकल जाने की एक होड़ है, जिसमें हम अपने आप को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, उसमें हमारे पास समय का इतना अभाव हो जाता है कि हम अपने अपनों को, जिसे कभी हमने ईश्वर से प्रेयर किया था कि वो हमारी लाइफ में आ जाए, उसके लिए समय नहीं दे पाते। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि बहुत ही खास बॉन्डिंग, बहुत ही खास रिश्ता है। अगर कोई खटास भी है तो आगे से झुक जाइए और माफ़ी मांगकर रिश्ते को फिर से जीवंत कीजिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये रिश्ता है। तो बहुत अच्छे से आप लोग भी प्यार से रक्षाबंधन मनाइए।
और सेलिब्रेट कीजिए अपने भाई बहन के साथ। जो दूर हैं वो भी एटलीस्ट फ़ोन पे बातें करें, थोड़ी देर समय साथ में बिताएं तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी रही बात, तो अगर आप ईगो लाना चाहोगे रिश्ते में तो वो तो किसी भी रिश्ते में आ सकती है, और जहाँ पे ईगो ने घर कर लिया वहाँ पे प्यार के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो बहुत ही प्योरली, बहुत ही डिवाइन तरीके से इस रक्षाबंधन को मनाइए। जहाँ भी कोई कमी है अपनी तरफ से एफर्ट डालिए। कभी भी अपने रिश्ते को बनाने के लिए अकड़ नहीं रखनी चाहिए, झुक जाना चाहिए। तो यही मैंने सीखा है और यही मैं आपको जो है बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप भी इसको अपनी लाइफ में अपना कर देखिएगा। बहुत खुशी मिलती है जब अपने मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरों पर भी एक मुस्कान बिखेर जाते हैं। तो इसी ब्यूटीफुल से मैसेज के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।